फ्रेंड्स नमस्कार। दोस्तों, CMS-CD का कोर्स है जो ग्रामीण अंचल में डॉक्टरी करने के लिए जो मतलब एक तबका जो दिया हुआ है झोला छाप का, उनसे बचने के लिए एक कोर्स जिससे कि एक ऑनरेबल ज़िंदगी जी सकें, उसके लिए कोर्स CMS-CD जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और ये हमारे यूपी में भी कराया जा रहा है। तो उसके जो कोर्स है उसका 3 सेमेस्टर का ये कोई यानी 2 साल का 3 सेमेस्टर्स, वैसे तो 1.5 साल का ही है लेकिन 2 साल में पूरा हो पाता है। तो इस कोर्स को करने के लिए जो CMS-CD का जो सिलेबस है, उस सिलेबस का अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, इस सिलेबस को अगर हम देखें तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो उसमें पहला पोर्शन जो आता है वो ये है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो बात करते हैं तो वहाँ पर जो पहली बात आके पड़ती है कि डिफाइन एंड स्पेल द वेरियस एटॉमिक टर्म्स, यानी कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा एनाटॉमिकल जो टर्म्स हैं, एनाटॉमिकल जो टर्म्स हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। एनाटॉमिकल टर्म्स कौन कौन से हैं, क्या है वो एनाटॉमिकल टर्म्स। तो पहली बात तो हमें यही समझना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर बना है, जो ऑर्गेनाइज हुआ है मानव शरीर, ठीक है, उसके बारे में समझना है। फिर उसमें जो एनाटॉमिकल टर्म्स यूज़ होते हैं उन्हें, सिस्टम्स क्या होते हैं वो देखना है, कैविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या होती हैं वो देखना है। तो इतना कोर्स हमें आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे। उसके बाद हर वीडियो में जितना जितना कोर्स आता जाएगा बताते जाएंगे और वो कवर करते चले जाएंगे। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं कोर्स पे। आइए फिर देखते हैं इसे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग इज द ऑर्गेनाइज होना, मतलब बनना। जो ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, ह्यूमन का जो शरीर बना हुआ है, उसके बारे में ही हमें सब जानना है। तो पहला हमें स्टडी करना है एनाटॉमिकल टर्म्स, ये क्या होते हैं। फिर दूसरा सिस्टम एंड कैविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। चलिए ये देखते हैं फिर कैसे क्या होता है ये। अब हमें पहले सबसे पहले समझना है कि एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी किसे कहते हैं। तो शरीर के विभिन्न अंगों की रचना, उनकी स्थिति, स्थिति मीन्स प्लेस, उनका जगह, वो किस जगह पे स्थित हैं, उनकी स्थिति, वह एक दूसरे के साथ संबंध, मतलब जो अलग अलग उनके अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, ये जितनी भी हम स्टडी करते हैं ये सारी की सारी आती है एनाटॉमी में। हम कहते हैं उसे एनाटॉमी, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इसे देखें, एनाटॉमी मतलब इस वाले पोर्शन को, कि एनाटॉमी को इंग्लिश में कैसे डिफाइन करें, तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, या ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है आदमी के शरीर का, एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर, और उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर और आगे चलें तो फिजियोलॉजी, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों साथ साथ हैं, तो फिजियोलॉजी क्या है, तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग। फंक्शनिंग मतलब जो फंक्शन है वो फंक्शन कहते हैं। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग, वो फंक्शन कैसे करते हैं, क्या कैसे होता है, ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स में के काम क्या हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, वो सब जानना फिजियोलॉजी में आता है। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं फिर वेरियस टर्म्स यूज इन एनाटॉमी। एनाटॉमी में जो वेरियस टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या क्या हैं। बहुत से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जो नए होंगे आपके लिए, इंग्लिश में वर्ड होंगे नए होंगे, तो वो फॉर स्टडी पॉइंट्स हम पढ़ने के उद्देश्य से देखते हैं। मेडिकल साइंस डिवाइड्स द बॉडी
into various anatomical planes। मनुष्य का जो शरीर है ये कई पार्ट्स में बांट दिया जाता है अगर हम इस टर्म्स की बात करें तो स्टडी के पॉइंट पे। तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी जो है बॉडी कैन बी स्टडिंग अंडर द थ्री ग्रुप्स। यहाँ पर हम 3 ग्रुप्स में इसकी स्टडी करेंगे। पहला ग्रुप क्या है? सबसे पहला ग्रुप आता है यहाँ पे डायरेक्शनल टर्म। एक ग्रुप आएगा आपका डायरेक्शनल टर्म। डायरेक्शन के आधार पे आप डायरेक्शन कोई भी चूज़ करेंगे, मतलब उसकी डायरेक्शंस के आधार पे उसे शरीर को डिवाइड करेंगे कि कौन कौन सी डायरेक्शंस होंगी। पहली डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये होगी आपकी सुपीरियर कह दें या अपर कह दें या क्रेनियल कह दें एंड। आदमी को अगर खड़े से करके देखेंगे, आप खड़ा आदमी देखेंगे तो ऊपर का जो हेड दिखेगा, सबसे ऊपर जो दिखेगा उसे हम सुपीरियर या अपर या क्रेनियल एंड कहते हैं। मतलब हेड वाले पोर्शन को, सबसे ऊपर वाले पोर्शन को उच्च शिरा कहते हैं, इसे सबसे ऊंचा जो पोर्शन है। उसके बाद बात आती है दूसरे वाले पॉइंट पे, तो ये आप आ गई इन्फीरियर एंड, फिर नीचे वाला सिरा लोअर एंड, ठीक है, उसके नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपको धड़ मिलेगा। इसके नीचे अगर आप आते हैं और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा फिर एंटीरियर और वेंट्रिकल एंड, अग्रशिरा। हम खड़े हुए हैं तो एक आगे यानी कि छाती की तरफ, सीने की तरफ का जो शिरा है वो अग्रशिरा, और नेक्स्ट होगा पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब पीछे वाला सिरा, पश्चिरा, कमर साइड का जो है वो। ठीक, इतना अगर समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। वैसे इसमें समझने में कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है जी। इसमें समझने में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगला पिछला अगर ह्यूमन बॉडी को अगर हम देखते हैं तो ऐसे ही हमें दिखेगा, ये आगे पीछे। तो अगले सिरे को, अग्र सिरे को, जो जिधर हमें सीना दिखाई देगा, छाती दिखाई देगी, मैं अभी बाहर की बात कर रहा हूँ, इसे हम एंटीरियर या वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रल एंड कहते हैं या एंटीरियर एंड कहते हैं। पोस्टीरियर एंड यानी पिछले को, या डॉर्सल एंड कहते हैं। ये टेक्निकल वर्ड। पोस्टीरियर एंटीरियर ये तो जनरल वर्ड्स हैं कि आगे का मतलब एंटीरियर, पीछे का मतलब पोस्टीरियर, लेकिन जो मेडिकल साइंस में यूज़ किए जाते हैं वो वेंट्रल, वेंट्रल मीन्स आगे का, और डॉर्सल मीन्स पीछे का, पश्च शिरा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हम, नेक्स्ट है आपका सुपाइन पोजीशन। उत्थान, सिर ऊपर की ओर, सिर ऊपर की ओर करके अगर हम लेटे हैं तो उसे कहते हैं सुपाइन पोजीशन। देन फिर चलते हैं आगे, तो अगली पोजीशन आती है आपकी प्रोन। प्रोन को आप इस समय शायद कोरोना टाइम में अच्छी तरह से सुन चुके होंगे। प्रोन पोजीशन क्या होती है? प्रोन पोजीशन क्या होती है? मतलब एक साइड से आप लेट जाएं, सर नीचे, मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए, उसे हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। दूसरा नेक्स्ट आता है मिडियल पोजीशन। मिडियल पोजीशन मध्यवर्ती, बीच की जो पोजीशन होगी वो मध्यवर्ती पोजीशन, ठीक है जी। इस तरह से अगला फिर चलते हैं हम आगे, और इसके बाद लैटरल पोजीशन। लैटरल का मतलब एक साइड से, जिसे हम करवट लेके बोलते हैं, वो पोजीशन लैटरल पोजीशन कही जाती है, राइट। इसके बाद आती है प्रॉक्सिमल पोजीशन, समीपस्थ, जो मान के चलिए कोई चीज़ स्किन के ठीक नीचे है, जैसे स्किन के ठीक नीचे नसें हैं, तो ये समीपस्थ हो गई। डिस्टल नेक्स्ट आता है, फिर डिस्टल,
डिस्टल का मतलब, डिस्टल पोजीशन का मतलब दूर वाले जो नर्व्स, वेन्स, तो वेन्स तो आपको ऊपर दिखती हैं जो नीले रंग की होती हैं, नर्व्स जो होती हैं वो बहुत गहराई में होती हैं, तो वो दूरस्थ होती हैं। इसी तरह से एक अगला आता है सुपरफिशियल यानी पृष्ठीय, जो पृष्ठ पर हो, और उसके बाद आता है पेरिफेरल यानी कि जो सतह पर हो। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये इतनी चीज़ें, ये सब जो हुआ, ये सब जो हमने जाना, सबका सब हमने डायरेक्शनल टर्म्स के रूप में जाना है। अब सेकंड टर्म इसका आता है डायरेक्शनल के बाद सेक्शनल, प्लेन टर्म्स। सेक्शन बनते हैं इसके, प्लेन बनता है सेक्शनल टर्म्स में, सेक्शनल टर्म या प्लेन ऑफ द बॉडी। तो जो जनरल प्लेन होते हैं वही बॉडी के भी प्लेन होते हैं। अगर सीधे खड़ी हुई बॉडी को, देखिए पहला टर्म आप लेके अगर चलते हैं ये वाला, तो सीधे हम खड़े हुए हैं और बॉडी को द्विपार्श्व में, दो साइड्स में, लेफ्ट एंड राइट, दो पोर्शंस में बीच से कट कर दिया जाए तो उसका एक पोर्शन लेफ्ट एक राइट हो जाएगा। तो वो जो जिस प्लेन से काटा गया है बीच में से, उसे सेजिटल प्लेन कहते हैं, या दोपार्श्वीय, लेफ्ट और राइट में विभाजित कर देता है जो इसे। एक अगला होता है फिर हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब जमीन के पैरेलल टू द ग्राउंड। अगर पैरेलल टू द ग्राउंड कोई चीज़ लेकर के हमने बॉडी को काट दिया तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है या हॉरिजेंटल सेक्शन कहलाता है या क्षैतिज कहते हैं उसे। इसी तरह से नेक्स्ट वन होता है, ये सेक्शन के आधार पे हैं, प्लेन्स के आधार पे हैं जो हम प्लेन्स, पृष्ठ जो बनाते हैं, कोरोनल प्लेन, शिखरीय। तो फ्रंट यानी कि सामने का, एंड बैक यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये कोरोनल प्लेन में आते हैं, कोरोनल प्लेन में आते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलें तो हम फिर देखते हैं एक और पोजीशन रह जाती है जिसे लिथोटॉमी कहते हैं। लिथोटॉमी, ये लिथोटॉमी जो पोजीशन है ये भी अपने आप में एक स्पेशल पोजीशन होती है। इसका फिगर तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जब हॉस्पिटल में किसी महिला को डिलीवरी होती है तो उसके दोनों पैर ऊपर को उठा दिए जाते हैं और वो पोजीशन, थाई खिंची हुई, सीधे कमर के बल लेटे हुए, पैर ऊपर उठे हुए, ये लिथो पोजीशन कहलाती है। एनीबडी लेइंग ऑन द बैक विद द स्ट्रेचिंग थाई, जांघों को खींचे हुए, एंड नी टुवर्ड्स द रूफ, जो घुटने हैं वो छत की तरफ होने चाहिए, तो वो लिथोटॉमी कहलाती है। राइट, ओके फ्रेंड्स। तो इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे फिर देखते हैं फिर क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, तीसरा पॉइंट, बॉडी कैविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या होती हैं? बॉडी मतलब शरीर, कैविटी मीन्स उसमें गुहाएं। तो कैविटी आर द स्पेस ऑफ द बॉडी। कैविटी का मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ स्पेस होता है। जैसे मुंह खोलें तो मुंह के अंदर एक स्पेस, तो ये माउथ कैविटी कहलाती है। मुंह को खोलते हैं तो मुंह में जो खाली जगह है ये माउथ कैविटी। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारी मेन दो कैविटी होती हैं कंटेनिंग द विस्केरा एंड द इंटरनल ऑर्गन, यानी सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को जहां रखा जाए वो कैविटी कहलाती है। राइट। तो टू मेन कैविटी हमारी बॉडी में होती हैं। एक होती है डॉर्सल, राइट, एक होती है डॉर्सल जिसे हम पोस्टीरियर कैविटी कहते हैं, यानी कि हमारे पीछे की। और पीछे वाली कैविटी में दो चीज़ आती हैं, एक तो क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल माने हेड की, और एक स्पाइन माने रीढ़ की हड्डी की। दो कैविटी उसमें आती हैं। अभी आगे इसका एक डायग्राम लेकर के भी बता दूंगा मैं। और सेकंड आती है हमारी वेंट्रल या इंटीरियर कैविटी, वेंट्रल या इंटीरियर कैविटी। इसमें इस वाली कैविटी में थोरेसिक कैविटी आती है। थोरेसिक मतलब जो जहाँ पे हमारे हार्ट है और फेफड़े हैं, नस जो वाइडली नसें हैं, वो ये थोरेसिक कैविटी में आते हैं। यानी कि डायाफ्राम से ठीक ऊपर का हिस्सा जिसमें लंग्स, हार्ट और ब्लड वेजल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ये सब आपका
थोरेसिक कैविटी में आता है। फिर उसके बाद अगली जो कैविटी बची वो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी होती है। एब्डोनोमियल पेल्विक कैविटी, इसमें एब्डोमियल कैविटी होती है और पेल्विक कैविटी होती है। एब्डोमियल कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में तो आपका इसोफोगस आ जाता है, आहार नाल आ जाती है, ठीक है। उसी में आपका थोरेसिक कैविटी में ही आपका विंड पाइप आ जाती है। थोरेसिक कैविटी मतलब ऊपर वाले में। अब नीचे जो यानी कि डायाफ्राम के ठीक नीचे वाला जो पोर्शन होता है, पसली की जो लास्ट पसली होती है उसके ठीक नीचे, फेफड़े उसके ऊपर रहते हैं, उसके ठीक नीचे एब्डोमेन आता है आपका और पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में भी दो बातें लगभग आके पड़ती हैं, यानी एब्डोमिनल पेल्विक में डबल थिंग्स रहती हैं, उसका आगे चल के बता देंगे क्या रहता है। तो बॉडी कैविटी में जब हम देखते हैं तो एक तो आपका हो गया वेंट्रल या एंटीरियर कैविटी और एक डोर्सल। डोर्सल में क्रेनियल कैविटी यानी कपालीय, जो जिसमें ब्रेन रहता है, और स्पाइनल मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी रहती है। थोरेसिक और ये वेंट्रल कैविटी में जो एंटीरियर आगे वाली जो कैविटी है, आगे की साइड से अगर हम देखते हैं तो इसमें थोरेसिक कैविटी आती है, जिसमें चेस्ट कैविटी होती है, जिसे चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। यहाँ आपका ट्रैकिया होगा, ठीक है जी, यहाँ आपका ट्रैकिया होगा, लंग्स होंगे, हार्ट होगा, ओइसोफोगस होगा, ओइसोफोगस मीन्स आहार नाल, नर्व्स होंगी यहाँ पे, लार्ज ब्लड वेजल्स होंगी, और जी यहाँ पर आपका विंड पाइप भी होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी होती है। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, इस एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में दो पार्ट मिलते हैं आपको। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो होता है एब्डोमिनल कैविटी, इसमें जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, जिसे हम कहें तो फिर आहार नाल के नीचे यानी आमाशय जिसमें भोजन जाता है, वहाँ से लेकर के किडनी आपकी इसी में होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स भी इसी में होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। अब उसके नीचे यानी कि टूंडी के नीचे वाला पोर्शन, ये तो टूंडी के ऊपर हो गया, इसमें छोटी आंत बड़ी आंत सब आ जाएंगे, लेकिन जो बड़ी आंत का नीचे वाला हिस्सा है जिसे हम रेक्टम कहते हैं, बड़ी आंत का नीचे वाला हिस्सा, जिसे हम बड़ी आंत का नीचे वाला हिस्सा जिसे रेक्टम कहते हैं, वो आपका पेल्विक कैविटी में आता है। तो पेल्विक कैविटी में यूरोजेनेंशियल सिस्टम आ जाएगा, यानी कि यूरिन ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, जो किडनी से नीचे आगे यूरिन ब्लैडर में आकर मिल गए। यूरोजेनेंशियल सिस्टम यानी पुरुष और महिलाओं में दोनों अलग अलग होते हैं, तो वो दोनों यानी कि मनुष्य पुरुष में जो उसके पेनिस है, स्कॉर्टम है, जिसे हम वृषण कहते हैं, वो हैं, वो सब यूरिन ब्लैडर वगैरह वो सब, और उसमें रेक्टम भी एज वेल एज रेक्टम भी आ जाएगा। लेडीज़ में वहीं पर उसके जेनेटिक सिस्टम में ओवरी हैं, यूटेरस है, विजाइना है, ये सब उसके पेल्विक कैविटी में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो इसका मतलब आगे भी हमें समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर आते हैं हमारे सिस्टम्स। तो कितने तरह के सिस्टम्स हमारे जनरेट होते हैं? एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब जो सर्कुलेशन हो, न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन हो रहा हो, ब्लड का सर्कुलेशन हो, तो किसी भी चीज़ का आदान प्रदान हो रहा हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन का होगा, सांस लेने का। डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने का, उससे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में शरीर से बाहर निकलना, पसीना है, मूत्र है, मलाशय है, मल है, ये सब बाहर निकलना। ब्लड का आपको पता ही है कि ब्लड होता है,
जी इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो हमें आगे फिर मिलता है क्या, नेक्स्ट फिर लिम्फेटिक सिस्टम, लसिकीय तंत्र बोलते हैं इसे, फिर एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स में आप जानते ही हैं जो सूंघने के या देखने या सुनने के होते हैं। स्केलेटल सिस्टम वो मसल हड्डियों का होता है, और मसल सिस्टम जो मांसपेशियों को, मांसपेशियाँ भी हमारी 3 तरह की, ऐच्छिक, जनरली तो हम ऐच्छिक अनैच्छिक कहते हैं। तो बाकी इसके पोर्शन वाइज जो जो पॉइंट पे पहुंचेंगे, जिस जिस टॉपिक में पहुंचेंगे वहाँ पर उसकी बात की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू फ्रेंड्स टू बी विद मी, और आपने इतने पेशेंस के साथ हमारे इस वीडियो को सुना। इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे एक क्विक इजीली डन चैनल है, और उसमें एक प्लेलिस्ट है CMS-ED। आप अगर अच्छा लगे, आपको समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।